हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एलियन का आखिरी पार्ट लेके आई हूँ। जो लास्ट पार्ट हमने देखा था एलियन का, जहाँ पे मिस रिप्ले एलियन क्वीन को जन्म देने से पहले ही खुदकुशी करती है, तो ये पार्ट उससे 200 साल बाद बनता है, जहाँ पे एक स्पेस फैसिलिटी में मिलिट्री साइंटिस्ट ने रिप्ले का एक क्लोन बनाया होता है और ये पूरी तरीके से उसी की तरह दिख रहा था। तो एलियन 3 में जब रिप्ले मारी जाती है तब उस जगह पे उन साइंटिस्ट को रिप्ले का कुछ खून मिलता है। उस खून की मदद से ये लोग 200 साल के बाद उसका परफेक्ट क्लोन बनाने में कामयाब होते हैं। अभी तक इस वाले रिप्ले को होश नहीं आया होता है, लेकिन जब वो पूरी तरीके से ग्रोन हो जाती है तब ये लोग उसके चेस्ट में से एलियन एम्ब्रियो निकालते हैं। सो जब रिप्ले मारी गई थी तब उसके पेट में एलियन क्वीन का एम्ब्रियो था, उसी के खून से ये क्लोन बना हुआ था, इसीलिए इस क्लोन के अंदर भी एलियन का एम्ब्रियो पल रहा था। और जैसे कंपनी वालों को पहले दिन से ही उस एलियन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए यहाँ पे उसका क्लोन बनाने का मोटिव भी यही था कि वो किसी तरीके से वो एलियन एम्ब्रियो हासिल करे। और ये कोई साधारण एलियन नहीं था, ये जेनोमॉर्फ क्वीन थी, यानी पूरे एलियन को जन्म देने वाली क्वीन। इस बार वो रिप्ले को मारते नहीं है, उसे जिंदा रखते हैं फर्दर स्टडीज के लिए, क्योंकि ये रिप्ले सिर्फ इंसान नहीं रहती, लेकिन उसके डीएनए में जेनोमॉर्फ का डीएनए भी रहता है कई हद तक। इसे रिप्ले की खुद की मेमोरी और एलियन की जो जेनेटिक मेमोरी होती है वो सारी चीजें याद थी। वो एक एस्ट्रोनॉट थी, फिर वो एलियन को हमेशा मारती थी, एलियन कैसे पैदा हुआ और हमेशा रिप्ले कैसे मारती आ रही है, ये सारी चीजें उसे याद थी। और जेनोमॉर्फ के डीएनए के कारण उसके रिफ्लेक्सेस काफी तेज रहते हैं और स्ट्रेंथ भी काफी रहती है। और सबसे हैरानी की बात, जो एलियन ब्लड रहता है एसिडिक, वो भी इस रिप्ले के अंदर होता है। अब ये सारी चीजें साइंटिस्ट को पता थी, इसलिए वो जिंदा रखते हैं, लेकिन उन्हें एक बात पता नहीं थी कि रिप्ले और उन एलियंस के बीच में एक साइकिक लिंक है। तो दूसरी जगह हम एलियन क्वीन को देखते हैं, सिर्फ 3 दिन हुए रहते हैं और वो पूरी तरीके से बढ़ गई रहती है अपने फुल शेप में। और इसी दौरान रिप्ले को भी फाइनली होश आता है। उसे एक बच्ची का फोटो दिखाया जाता है और वो काफी मायूस होती है, उसे अपनी बेटी की याद आती है। रिप्ले को हमेशा सलाखों में बंधा ही रखा जाता था, हालांकि उससे एलियन की सारी बातें छुपाई रहती है। एक बार पेंट्री में डॉक्टर जोनाथन आते हैं तो रिप्ले उनसे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे बनाया, क्योंकि उसके दिमाग में वो मेमोरी रहती है कि रिप्ले ने खुद की जान ली थी ताकि एलियन क्वीन ना पैदा हो। तो डॉक्टर जोनाथन बताते हैं कि तुम असली जिंदगी में मरने से पहले तुम्हारा कुछ खून लिया गया और उसी से तुम बनी हो। रिप्ले को धीरे धीरे उसका अतीत याद आने लगता है। उसे ये भी याद आता है कि कंपनी वाले हमेशा एलियन के पीछे थे, इसीलिए वो आगे पूछती है कि फिर एलियन क्वीन कैसी है। ये सुनते ही डॉक्टर जोनाथन काफी चौंक जाते हैं कि इसे तो एलियन के बारे में नहीं बताया था। और तब जाके इन साइंटिस्ट एंड जोनाथन को पता लगता है कि इन दोनों के बीच में, यानी रिप्ले और एलियंस के बीच में एक साइकिक लिंक है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर रेन भी आ जाते हैं और वो बताते हैं हम इस क्रीचर से इंसानों का बहुत ही फायदा करने वाले हैं डेवलपमेंट के लिए, बस एक बार एलियन काबू में आ जाए। तो रिप्ले हंसते हुए कहती है कि तुम लोग कभी नहीं सीखोगे, ये क्रीचर ऐसा है जो कभी भी काबू में नहीं आएगा। इस पूरे ऑपरेशन के हेड रहते हैं जनरल परेज, उन्हें रिप्ले को मारना रहता है, लेकिन साइंटिस्ट मना करते हैं। दूसरी जगह पे हम स्पेस पायरेट का एक शिप देखते हैं। ये स्पेस पायरेट स्पेस में चलते हुए अलग अलग शिप्स को हाईजैक करके उनका पूरे रिसोर्सेस लूटती थी। अब ये स्पेस पायरेट जनरल परेज के पास मिलने आते हैं, क्योंकि परेज ने उनको ऑर्डर दिए थे उन्हें कुछ इंसान डिलीवर करने के लिए। परेज ये इंसान इसीलिए चाहता था कि उन इंसानों को फेस हगर से इन्फेक्ट करके कुछ एलियंस वो बना सके। इन पायरेट्स का हेड होता है फ्रैंक, जो इन इंसानों को डिलीवर करता है। आगे हम देखते हैं इंसान बेहोश इंसानों के सामने फेस हगर रखे जाते हैं और उस एलियन द्वारा उन्हें इन्फेक्ट किया जाता है। ये पायरेट्स अभी भी इन्हीं की फैसिलिटी में थे और इनमें से ही जॉनर नाम का एक आदमी रिप्ले को देखता है बास्केटबॉल खेलते वक्त और वो उसे छेड़ता है। ये देख रिप्ले उसे काफी मारती है। तभी उसकी मदद करने के लिए उसका दूसरा साथी क्रिस्टीन आ जाता है, वो भी रिप्ले के ऊपर वार करता है। तो रिप्ले इन दोनों को भी हरा के रखती है और इनको समझ आता है कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी के साइंटिस्ट आते हैं और रिप्ले को जाने के लिए कहते हैं और तभी हम देखते हैं कि रिप्ले का खून नीचे गिरता है और वो स्पॉट पूरा जलने लगता है, यानी एलियंस के खून की तरह। अब इन्हीं क्रू मेंबर में एनेली नाम की एक लड़की होती है जिसका कुछ और ही एजेंडा होता है। उसे रिप्ले के बारे में पता था और उसे मारना था, इसीलिए वो इलीगल एक्सेस लेके उसके सेल में जाती है और उसे बताती है कि मुझे तुम्हें मार डालना है क्योंकि तुम्हारे द्वारा एलियन पैदा होंगे। तो रिप्ले हंसते हुए कहती है हाँ जरूर ट्राई करो, और उसी का चाकू लेके खुद के हाथ के आर पार डालती है। तो रिप्ले को कुछ भी नहीं होता, इनफैक्ट उसके सारे जख्म भर जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पे डॉक्टर रेन आ जाते हैं और एनली को पकड़ते हैं और इन सारे पायरेट्स को टेररिस्ट घोषित किया जाता है। उन्हें लगता है इन सबका ही रिप्ले को मारने का एजेंडा था, इसीलिए इनको अभी एग्जीक्यूट करने
वाले थे। दूसरी जगह उन फेसहगर से एलियन बाहर निकलते हैं और इन सारे एलियंस को कैप्चर किया जाता है और एक कंटेनर में रखा हुआ था। करीब करीब 7 से 8 एलियन थे। थोड़ी समय के बाद वो फुल्ली ग्रोन भी हो जाते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि उन्हें कैप्चर किया गया है और उन्हें जेनेटिक मेमोरी के कारण ये भी पता था कि उनका ब्लड एसिडिक है। इसीलिए वे लोग उनमें से ही एक एलियन पे गैंग अप होते हैं और उसे मार गिराते हैं। अब उसके एसिड के कारण वो पूरा कंटेनर में एक होल हो जाता है और वो सारे इस होल से बाहर आते हैं और सबसे पहले वो डॉक्टर जॉनथन और उनके सेक्रेटरी को मार गिराते हैं। इस पूरे फैसिलिटी में अलार्म बजने लगते हैं इस हादसे के कारण। कुछ मिलिट्री के लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़ेनोमॉर्फ उन पे हमला कर देते हैं। लेकिन मौका देखते ही जनरल परेज उनके उस वेसल में डायनामाइट डाल देते हैं और जैसे ही वो स्पेस में जाता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो भी ज़ेनोमॉर्फ के हाथों मारे जाते हैं। रिप्ले को भी अंदाजा हो जाता है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो पूरे सेल को तोड़ते हुए बाहर निकलती है। इसी दौरान पायरेट्स का लीडर फ्रैंक भी एलियन के हाथों मारा जाता है और वो एलियन अब उसके बाकी के लोगों के पीछे पड़ता है। वो इनके ऊपर हमला करने ही वाला था लेकिन तभी कोई तो उसे फायर करता है। फायर करने वाली रिप्ले ही थी। उसने अपने ही वन ऑफ काइंड को मार डाला था। यहाँ पे दरअसल रिप्ले को किसी की कुछ पड़ी नहीं थी, उसे बस खुद को जिंदा रहना था। इनके साथ डॉक्टर रेन और एक सोल्जर भी था। अचानक से इनकी स्पेसशिप चालू हो जाती है। तभी वो सोल्जर बताता है शिप का प्रोग्राम ही है कि अगर शिप में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो सीधा अपने होम लोकेशन पे जाने के लिए निकलती है और इनका बेस लोकेशन अर्थ है। यानी अभी ये एलियन से भरा हुआ शिप अर्थ की तरफ जा रहा था और उनके पास अभी बस 3 घंटे थे। ये सब लोग प्लान बनाते हैं कि जो पायरेट का शिप था वहाँ से भागेंगे और इस शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देंगे। तभी इन्हें एक लैब दिखाई देता है जहाँ पे 1 to 7 ऐसे नंबर था। अब रिप्ले क्यूरियस हो जाती है क्योंकि उसके हाथ पे 8 ये नंबर था। जो वो अंदर जाती है और तभी हम देखते हैं इन साइंटिस्ट के जितने भी खतरनाक फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे उन्हें अलग अलग शेप में रिप्ले के क्लोन वहाँ होते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं। जो नंबर 7th अटेम्प्ट रहता है वो भी अजीब शेप में रहता है एंड वो जिंदा था। वो रिप्ले को देखता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे मार डालो। रिप्ले ये सब कुछ देख के काफी हर्ट होती है और उसे रियलाइज होता है वो भी इनमें से ही एक है। नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी में वो नहीं आती और इन साइंटिस्ट ने उसके साथ काफी बुरा किया था, किस तरीके से उसे बनाने की कोशिश की थी। इसीलिए उसे काफी गुस्सा आता है और फायर गन से ये सारी लैब जला देती है। इतना ही नहीं, डॉक्टर रेन को वो ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी लेकिन रुक जाती है। अब आगे उन्हें वो लोग मिलते हैं जिन्हें ऑलरेडी फेसहगर से इन्फेक्ट किया था, लेकिन उनमें से ही एक इंसान एक अच्छे हालत में था। वो इनसे बैक करने लगता है कि मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन उसके पेट में अभी भी एलियन था और वो कभी भी इसे फाड़ कर बाहर आ सकता था, इसीलिए रिप्ले उसे लेने से मना करती है। लेकिन बाकी के क्रू मेंबर्स वो जिंदा इंसान है इसीलिए उसे अपने साथ ले चलते हैं। अब इन्हें अपने पायरेट शिप में जाना था जो इस शिप के बेसमेंट से कनेक्टेड थी, लेकिन कूलिंग टैंक्स के कारण इनकी बेसमेंट पूरी पानी से भरी हुई थी, इसलिए इन सबको स्विम करके दूसरी तरफ जाना होता है। ये लोग जब ये लंबा सफर तय कर रहे थे तभी 2 ज़ेनोमॉर्फ इनके पीछे आते हैं, लेकिन उनमें से एक को जॉनर मार देता है। लेकिन इनकी एक टीम मेंबर उस दूसरे ज़ेनोमॉर्फ के हाथ लगती है और वो उसे लेके जाता है इन्फेक्ट करने के लिए। अब ये लोग फाइनली ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन वो रूम पूरा फेसहगर से भरा हुआ होता है जो कभी भी बाहर आके इन सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से ही एक फेसहगर रिप्ले को इन्फेक्ट करने लगता है, लेकिन रिप्ले काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, वो उसे पूरी स्ट्रेंथ से निकाल फेंक देती है। एक एक करके सारे फेसहगर निकलने वाले होते हैं, इसीलिए ये सब लोग वापस पानी में चले जाते हैं। क्रिस्टिन पानी में से ही इस रूम में जो फेसहगर के एग्स थे उन्हें फायर करने लगता है और सारे एग्स को डिस्ट्रॉय करता है और सब लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी डॉक्टर रेन एनेली का हथियार उससे मांगता है। वो बिना कुछ जाने उसे हथियार दे देती है और वो एनेली को ही मार के वहाँ से निकलने लगता है। ये देख सब लोग गुस्सा होते हैं कि बेवजह उसने एक लड़की को क्यों मारा, खास करके रिप्ले। सब लोग उसे मारने लगते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। तब तक वो एलियन इनकी सीढ़ी पे चढ़ने लगता है। क्रिस्टीन उसे फायर करने लगता है, लेकिन वो एलियन क्रिस्टीन के ऊपर अपना एसिड छिड़कता है जिसके कारण उसका चेहरा एक साइड से जलने लगता है। क्रिस्टीन अपने एक अपाहिज साथी को अपने पीठ पे लेके चल रहा था। अब उस एसिड के कारण उसकी ग्रिप छूटती है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन उसका जो साथी रहता है पीठ पे वो सीढ़ी को पकड़ लेता है जिसके कारण क्रिस्टीन भी बच जाता है। बाकी के सब लोग ऊपर आ गए थे। इन दोनों को बचाने के लिए जेनर ज़ेनोमॉर्फ पे फायरिंग करने लगता है जिससे वो काफी जख्मी होता है, लेकिन क्रिस्टीन के पैर को वो पकड़ लेता है। ये देखते हुए क्रिस्टीन खुद को सैक्रिफाइस करता है और वो बेल्ट कट करता है जिससे वो और उसका साथी कनेक्टेड थे। एटलीस्ट उसका साथी बच जाता है। तभी एक डोर ओपन हो जाता है और हम एनेली को देखते हैं। सब लोग हैरान होते हैं कि इसको पेट में गोली लगी थी फिर भी ये जिंदा कैसे है, और तब रिवील होता है कि वो एक एंड्रॉइड है यानी रोबोट। अब ये जानने के बाद सब लोग एक नया प्लान बनाते हैं कि इसी की मदद से इस शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो खुद सिस्टम से कनेक्ट होती है और इस शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगती है। एनेली वैसा ही प्रोग्राम करती है और सब लोग अब पायरेट शिप में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में
रिप्ले को एहसास होता है कि वो जेनोमॉर्फ क्वीन आसपास ही है और वो बहुत पेन में है। जब वो ये सब कुछ सुन ही रही थी तभी एक एलियन बीच के जाली को खींचता है और रिप्ले को नीचे लाता है। यहाँ नीचे काफी सारे एलियंस थे और धीरे धीरे वो इन एलियंस के बीच में गायब हो जाती है। एनली को ये देख के काफी बुरा लगता है, लेकिन उसे बचाने का कोई भी चांस नहीं ले सकता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी ये सब लोग रिप्ले को उधर ही छोड़ के पायरेट शिप में जाने निकलते हैं। अब ये लोग पायरेट शिप में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी रेन आके वापस एनली को हॉस्टेज पकड़ता है। रेन को इन एलियंस को बचाना था, इसीलिए वो मेन शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ करने कहता है। ये सब chaos चल ही रहा था, तभी सैम, वो आदमी जो पूरा एलियन से इन्फेक्टेड था, इनके बीच में उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि अब एलियन कभी भी बाहर निकल सकता था। यही मौका देख के वो रेन को मारने के लिए जाता है, जिससे रेन काफी जख्मी होता है, लेकिन इसी बीच में उसका चेस्ट फाड़ के वो एलियन उसके शरीर से बाहर निकलता है। एनली, जोनर, रिस, इन सब के लिए ये नजारा बहुत ही डरावना होता है, इसीलिए अपने गन से वो एलियन, उसका होस्ट और रेन, इन तीनों को भी वो मारने लगते हैं। दूसरी तरफ रिप्ले को होश आता है तब वो क्वीन के नेस्ट में होती है, जहाँ उसे साइंटिस्ट जोनाथन भी मिलता है जो नेस्ट में पूरा कवर अप रहता है। हम देखते हैं क्वीन ने एक नए एलियन को जन्म दिया था जो कि जेनोमॉर्फ और इंसान इनके मिक्सचर से बना हुआ था। ये इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि जो क्वीन रहती है वो रिप्ले के थ्रू आई होती है, इसीलिए उसमें इंसान एंड एलियन इन दोनों के डीएनए होते हैं और इसीलिए ये एलियन भी इंसानों की तरह दिख रहा था, यानी ये हाइब्रिड एलियन होता है। वो बाहर आने के बाद अपने आसपास देखता है, तभी वहाँ पे वो मेन एलियन क्वीन को देखता है, लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कि यही उसकी मदर है। उस हाइब्रिड एलियन के लिए एलियन क्वीन एक खतरा साबित होती है, इसीलिए वो उस एलियन क्वीन को मार डालता है। अब वो हाइब्रिड एलियन रिप्ले के नजदीक आता है और वो रिप्ले को अपनी मदर मानता है, यानी उसका जो साइकिक कनेक्शन रहता है वो रिप्ले के साथ होता है, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है और वो हाइब्रिड एलियन बाकी इंसानों को मारने लगता है। ये देख रिप्ले वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से वो पायरेट शिप में चली आती है, जहाँ पे पायरेट शिप में 3 लोग थे, वो भागने की तैयारी में थे। रिप्ले आके शिप को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन इनकी शिप चालू नहीं होती क्योंकि शिप का एक गेट बंद नहीं हुआ था। एनली जब देखने जाती है तभी उसी के पीछे वो हाइब्रिड एलियन था, लेकिन वो हाइब्रिड एलियन काइंड ऑफ उसकी मदद करता है उसका डोर क्लोज करने के लिए, क्योंकि उसका कनेक्शन बन गया था उसकी माँ यानी रिप्ले से, उसी के कारण वो डोर बंद करता है। लेकिन बाद में वो एक एक करके सारे इंसानों को मारने लगता है और उसमें से वो एनली को भी मारने ही वाला था, लेकिन रिप्ले उसे ऑर्डर देती है वैसा ना करने के लिए और वो अपने मदर की तरफ देखता है और एनली को नीचे रखता है। रिप्ले और उसका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था, वो उसे अपनी माँ ही मान रहा था। रिप्ले भी उसे अपने बेटी की तरह ही सहलाने लगती है। तभी रिप्ले के हाथ में चोट आई थी और वो जानबूझ के एक खिड़की की तरफ अपना खून छिड़कती है, जिसके कारण एक होल बनता है और सबसे पहले एलियन उस होल में खींचा चला जाता है और धीरे धीरे करके उसका सारा ब्लड ग्रेविटी के कारण बाहर खींचा चला जाता है और वो एलियन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि इस एलियन का ब्लड भी रेड होता है। हमने बाकी जेनोमॉर्फ को देखा था, वो उनका ब्लड एसिडिक या फिर ब्लैक होता है, लेकिन इसके डीएनए में इंसानों के डीएनए का काफी इन्फ्लुएंस रहता है, इसीलिए काफी हद तक वो इंसानों की तरह ही रहता है। उसे मरता हुआ देख रिप्ले भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और थोड़ी देर के बाद इनका जो मेन शिप होता है जिसमें काफी सारे जेनोमॉर्फ थे वो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और आखिरी में सिर्फ रिप्ले और एनली ही बची होती है, वो अर्थ पे लैंड कर जाते हैं। यानी रिप्ले या उसका जो क्लोन रहता है वो ऑलमोस्ट 300-400 साल के बाद अर्थ पे लैंड करता है, लेकिन अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। हम देखते हैं ये दोनों भी पेरिस में थे आईफिल टावर के यहाँ पे, जो कि टूट गया था और मूवी इधर ही खत्म होती है। सो ये था एलियन का लास्ट पार्ट। अब इसके बाद जो हमने प्रोमेथियस और एलियन ये सीरीज देखी उसका नेक्स्ट आने वाला है इस साल के आखिरी में। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।